तो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिज़िक्स का चैनल में। और यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ्स जो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं फिज़िक्स से रिलेटेड क्लास 12th के लिए। तो फर्स्ट टाइप हम यहाँ पर बात करते हैं ऐसे फंक्शंस की जो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो या डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो या डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो। इनका प्लॉट कैसे बनाया जाता है, इनको ग्राफ में कैसे प्लॉट किया जाता है। उससे भी पहले आप ऐसे ध्यान रखें कि भाई एक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वहाँ ये फॉर्मूला काम आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वो भी आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल वो भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल वो डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन सभी ग्राफ्स में हम पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और आर का प्लॉट कैसा बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और आर यानी कि डिस्टेंस का प्लॉट कैसे बनेगा, और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आर स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल इसका डिस्टेंस के साथ कैसा कर्व बनेगा। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने डेस्मोस ऐप की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ y और 1/x का कर्व। ठीक है, तो दिस इज़ अवर y एक्सिस, ये वाली जो एक्सिस है हमारी y एक्सिस है ये वाली, एंड दिस वन इज़ अवर x एक्सिस। ठीक है, और y x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो 1/r यानी कि 1/ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर्व ऐसे वेरी करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ डिस्टेंस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल y का कर्व, तो आप देख सकते हैं वो कैसा दिखेगा, वो भी सेम टाइप का दिखेगा। दोनों को आप देख सकते हैं, मैं y 1/x का कर्व और y 1/x स्क्वायर का कर्व। पहले आप देख सकते हैं ये वाला ये जो बैक वाला कर्व दिख रहा है आपको, ठीक है, जो ब्लिंक कर रहा है ये है 1/x का, और जो ये दूसरा वाला है जो ब्लिंक नहीं कर रहा है वो है 1/x स्क्वायर का कर्व। ओके, यहीं पर अगर मैं 1/x क्यूब का कर्व बनाऊं तो ये ब्लू कलर का कर्व होगा। ठीक है, ये 1/x का कर्व, जो ब्लिंक कर रहा है वो 1/x का कर्व, जो रेड ब्लिंक नहीं कर रहा है वो 1/x स्क्वायर का कर्व, और जो ब्लू ब्लिंक नहीं कर रहा है वो 1/x क्यूब का कर्व। तो जैसे जैसे पावर अपॉन में बढ़ रही है फंक्शन स्टीप और स्टीप होता जा रहा है। ठीक है, फंक्शन का जो स्लोप है वो और ज़्यादा 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 होता जा रहा है। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इस कर्व की v ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वर्सेस r डिस्टेंस का कर्व, तो ये कर्व इस टाइप का होगा। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और आर स्क्वायर कर्व की, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वर्सेस डिस्टेंस का कर्व की, तो ये 1/r स्क्वायर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/r स्क्वायर है, और जैसा कि पीछे हमने देखा था स्क्वायर का कर्व भी सेम ही बनेगा, स्टीपनेस बढ़ जाएगी। अब 1/r का कर्व और 1/r स्क्वायर का कर्व दिखेगा एक जैसा ही अगर अलग अलग प्लॉट किया जाए। सेम चीज v ड्यू टू पॉइंट डायपोल
और डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और पोटेंशियल स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो स्टीपनेस बढ़ जाएगी ये। और इसका कर्व हमने देखा था कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल और आर, इसकी भी स्टिफनेस बढ़ जाएगी और ज़्यादा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अब बात यह है कि इससे हम समझे क्या कि अगर हमें v और आर स्क्वायर का कर्व बनाना हो तो हम ऐसा कर्व बना देंगे। अगर पोटेंशियल आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, पावर अपॉन में बढ़ेगी, 1/r स्क्वायर होगा, तो ये होगा, ठीक है। पोटेंशियल अगर 1/r मतलब किसी भी पॉइंट का अगर ये है, तो अगर फंक्शन आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये कर्व, फंक्शन आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज था, वो 1/r स्क्वायर का, तो ये ग्राफ बनेगा। और अगर किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई भी फंक्शन पर फिजिक्स में, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो वो जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी स्टिफनेस बढ़ती जाएगी, पर एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे सारे फंक्शन की वैल्यूज़ मैच करेगी, इक्वल होगी, ऐसा एक पॉइंट तो होगा ही आर की किसी स्पेशल वैल्यू पे। जब ये तीनों कर्व एक दूसरे को कट करेंगे इसका मतलब इन तीनों की वैल्यू इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगी, ठीक है। तो ये था फर्स्ट टाइप का कर्व। नेक्स्ट है हमारा सेकंड टाइप का जो प्लॉट है, पॉइंट नंबर 2। ये क्वेश्चन देखिए आप, सीधे सीधे ये आ चुका है PYQ, ठीक है, मीन्स 2024 क्वेश्चन पेपर सेट 5511 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ करंट, ठीक है, करंट का ग्राफ प्लॉट करना है विद वोल्टेज के साथ, फॉर मटेरियल गैलियम आर्सेनिक, एक गैलियम आर्सेनिक मटेरियल के लिए, ठीक है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, गैलियम और आर्सेनिक से बना हुआ है। इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है करंट वर्सेस वोल्टेज का, और बताना है रेजिस्टेंस इज नेगेटिव किस रीजन में है और ओम्स लॉ कहाँ पर ओबे हो रहा है, ये दो चीज़ें आपको बतानी है। तो ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2024 में आ चुका है, तो 2025 और आने वाले टाइम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ये ग्राफ। सबसे पहले गैलियम आर्सेनिक एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है। आप कमेंट करके ये बताएं कि गैलियम में और आर्सेनिक से मिलकर जो मटेरियल बनेगा वो किस टाइप का मतलब मटेरियल है, मतलब इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन आप जानते हो, एनीथिंग यू कैन कमेंट डाउन बिलो, ओके, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो इसके बारे में पता हो। ये क्वेश्चन सीधा सीधा है, देखो यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये सीधी लाइन आ रही है कर्व की, ये वाली लाइन सीधी है, तो यहाँ पर ओम्स लॉ ओबे होगा, ठीक है, इतने रीजन में ओम्स लॉ ओबे होगा। इसके बाद क्या है, देखो ये क्या है, रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, वो रीज़न बताओ ना, रेजिस्टेंस इज नेगेटिव है, तो देखो यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रही है लेकिन करंट घट रहा है, वोल्टेज बढ़ रही है लेकिन करंट घट रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, ऐसा रीजन जहाँ पर रेजिस्टेंस नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पॉइंट हो गया जो। और यहाँ से यहाँ तक ये देखो वोल्टेज बढ़ने के साथ करंट बढ़ तो रही है बट लीनियरली नहीं बढ़ रही है,
तो ये नॉन लीनियर रीजन हो गया, यहाँ ओम्स लॉ ऑबे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज बढ़ने के साथ करंट बढ़ रही है, ओम्स लॉ ऑबे हो रहा है कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ओम्स लॉ तो ऑबे नहीं हो रहा है, बट वोल्टेज बढ़ने की वजह से करंट बढ़ रही है, ठीक है। लीनियरली नहीं बढ़ रही है बस, मतलब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही है। और इस रीजन में तो वोल्टेज बढ़ने के साथ करंट घट रही है, इसलिए ये हो गया नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। एनसीईआरटी में ये ग्राफ गिवन है एज इट इज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है ये भी आने वाले पेपर के लिए। नेक्स्ट थर्ड टाइप का ग्राफ इम्पोर्टेंट जो आने वाले पेपर के लिए आपके लिए हो सकता है, वो है रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। इस टॉपिक पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, इसमें डिटेल में बात की जा चुकी है। उस वीडियो का लिंक आपको या तो इधर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहाँ से इस पूरी वीडियो को चेक कर सकते हैं इफ़ यू हैव इनफ टाइम। ओके, ये ग्राफ क्या बता रहा है? फर्स्ट ग्राफ क्या है? ये है रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। कॉपर क्या है? कंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। किसी कॉपर कंडक्टर का टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी। नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम। नाइक्रोम एक एलॉय है, मिक्स करके बना है, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर कैपिटल टी एब्सोल्यूट है केल्विन में हर जगह। और थर्ड ग्राफ आपको क्या बता रहा है? टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमी कंडक्टर। तो ग्राफ नंबर 1 और ग्राफ नंबर 2 से हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। किनकी? कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स की टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ता है। पर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटती है। किसकी बात हो रही है? ये सेमीकंडक्टर की। ओके, सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटती है। अब आप टॉपिक तैयार कर लेना कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी क्यों बढ़ती है, रीज़न दो इसका रीज़न मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊंगा। बट लेकिन ये वीडियो पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद अपना तब देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए कि क्यों टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में, जब हम अपने लेक्चर्स अपलोड करेंगे तब। बट इसमें और इसमें क्या है, देखो नाइक्रोम में एक ख़ास बात यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी रेजिस्टिविटी ना रैपिडली नहीं बढ़ती है, स्लोली बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। ये प्रॉपर्टी काफ़ी यूज़फुल है बहुत जगहों पे। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आगे, प्रैक्टिकल में भी पूछे जाते हैं, थ्योरी में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है ना टेम्परेचर डिपेंडेंसी, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर डिपेंडेंसी, कुछ कोफिशिएंट्स थे अल्फा बीटा गामा थर्मोडायनेमिक्स में, सेम वही रिलेशन है ये। मतलब ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। इस इक्वेशन का ये कर्व है, ये इक्वेशन इस कर्व पे फिट नहीं बैठेगी। मतलब कॉपर इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता। कौन करता है? कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, नाइक्रोम। ये ऐसे एलॉयज बनाए गए हैं स्पेशली जिनकी रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर इस इक्वेशन को फॉलो करे। ध्यान रखना, कॉपर भी एक कंडक्टर है बट वो इस ग्राफ को, इस इक्वेशन को, इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ऑल्दो दोनों का ही टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। दूसरी बात, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। क्वेश्चन है कि क्यों घटता है, वाई, क्यों घटता है? ये भी आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताएंगे कि क्यों घटता है, रीज़न पूछा जा सकता है। ये जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं
कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे क्यों बढ़ती है, और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पर क्यों घटती है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू या फिर असर्शन रीजन या फिर 2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है किसी न किसी रूप में। आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर रहेगा, मतलब ग्राफ के लिए, दिस इज़ अवर 4th टॉपिक। करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व एंड इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर LCR सर्किट। ओके, तो पहले हम प्लॉट कर दें करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व। तो किसी भी LCR सर्किट के लिए अगर वाई एक्सिस पे मैं करंट को ड्रॉ करूं और एक्स एक्सिस पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ करूं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या लीनियर भी लिख सकते हो आप, न्यू वाली सेम ही रहेगा, बस 2 पाई फैक्टर का फ़र्क आएगा, उससे ग्राफ की शेप में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये जो कर्व है करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, सपोज दिस इज अवर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। उससे पहले भी करंट कम होती है, उसके बाद भी कम हो जाती है, सिर्फ रेजोनेंस पे ही मैक्सिमम रहती है। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम किस सर्किट की बात हो रही है, LCR सर्किट की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, LCR सर्किट, सेम पैटर्न में अगर हम बोलें कि भाई इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व खींचना है हमें, ठीक है, इधर इम्पीडेंस इधर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो ये कर्व ऐसा आएगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे कर्व की जो वैल्यू आएगी वो R के इक्वल आएगी, ZR बन जाएगा जब ओमेगा R बन जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, ये आप ध्यान रखना। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट घटती है। तो सपोज रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर R है तो कर्व ऐसा दिखेगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ के 2R हो गया तो कर्व की शेप तो सेम रहेगी, बट करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है रेजोनेंस पे वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। कब? अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, R को सपोज 2R कर देंगे तो, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये कर्व भी आप ध्यान रखना। वहीं अगर इसकी जगह LCR सर्किट ना हो के LC सर्किट होता तो इस ग्राफ में थोड़ा सा चेंज हो जाता। ये ग्राफ में क्या चेंज हो जाता मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तब R अब्सेंट था, तब R जैसा कुछ नहीं होता, तो सीधा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे रेजिस्टेंस Z 0 हो जाता है, तो एक कर्व सीधे 0 पे टच करता यहाँ पे, अगर ये LC सर्किट होता तो। ठीक है, ध्यान रखेंगे गाइस। ये 5th है और इसके आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट ये देखते हैं 5th वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। हम EM वेव का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें सबसे पहली चीज़ याद रखना, I क्रॉस J इज इक्वल टू K, ये तो सबको याद रहता है, सिंपल है। तो दिस इक्वेशन शुड बी मैच्ड विद E क्रॉस B, K मीन्स वेव प्रोपगेशन वेक्टर K। ठीक है, E क्रॉस B की डायरेक्शन K की डायरेक्शन में होनी चाहिए, वो ही करेक्ट डायग्राम होगा। ओके, तो सपोज हमारी कोई, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, दिस इज अवर फॉर रेफरेंस, दिस इज अवर x एक्सिस, दिस इज अवर y एक्सिस, देन दिस वन शुड बी अवर z एक्सिस। तो सपोज कोई वेव हमारी जा रही है z एक्सिस में k कैप डायरेक्शन में, k वेक्टर, हमारा k वेक्टर ही k कैप में है। अब ये k अलग है, k i j k वाला है,
और ये वेव प्रोपगेशन वेक्टर वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जो, वो किस एक्सिस पे होना चाहिए हमारा, एक्स एक्सिस पे। तो दिस वन, इफ दिस इज जेड एंड दिस इज एक्स, तो दिस शुड बी अवर इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस वन इज अवर, दिस शुड बी अवर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस, दिस शुड बी अवर एक्स एक्सिस। ओके, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जे यानी कि वाई डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी कि आउट फ्रॉम द बोर्ड इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड, आउट फ्रॉम द बोर्ड, आउट फ्रॉम द बोर्ड, इनटू द बोर्ड, इस टाइप का होना चाहिए। मतलब ये वाला, दिस शुड बी अवर बी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए हमारा वाई कैप डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होना चाहिए एक्स कैप डायरेक्शन में। तो फिर वेव मेरी प्रोपागेट करेगी जेड डायरेक्शन में। ओके, तो आई जे के ये आप याद रखेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर फेज डिफरेंस बिटवीन ई एंड बी ज़ीरो है। अब यहाँ पर कई बच्चे गलत करते, देखो फेज डिफरेंस क्या होता है, कब होता है फेज डिफरेंस, जब कोई वेव पहले मैक्सिमम हो कोई बाद में, कोई पहले ज़ीरो हो कोई बाद में, तब हम कहते हैं फेज में डिफरेंस है। पर यहाँ पर देखो, जब ई मैक्सिमम है तभी बी मैक्सिमम है, जब ई ज़ीरो तभी बी ज़ीरो, फिर जब ई अपने अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम है सेम टाइम पे बी अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम है, फिर जब बी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है फिर बी भी सेम टाइम। तो दोनों सेम टाइम पे मैक्सिमम, सेम टाइम पे मिनिमम, सेम टाइम पे ज़ीरो रहे, इसलिए ई और बी के बीच में फेज डिफरेंस नहीं है। हाँ, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बोथ आर परपेंडिकुलर, बोथ आर परपेंडिकुलर, बट बोथ आर इन सेम फेज, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो गाइस ये वीडियो आप कोशिश करना एक बार दोबारा देखें, और ये 5 के 5 ग्राफ आपको डिटेल में ध्यान होने चाहिए। इनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लिक करते हैं अपने खुद से क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिए और इन ग्राफ को पढ़िए। डेफिनेटली ये नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं जाती, ये आपके काम आएगी। इस बोर्ड एग्ज़ाम में भी हो सकता है, नीट में भी काम आए, हो सकता है कुछ हद तक आपका जेई मेंस के अगले जो ये पेपर आएगा उसमें काम आए, या फिर सीयूईटी में काम आए। ठीक है, बट मैं काम की चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके बहुत, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और अच्छा कंटेंट और यूज़फुल कंटेंट आपके लिए लाने का। मिलते हैं इसके पार्ट सेकंड में और नेक्स्ट वीडियोज़ में।